अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक पुरअसरार कहानी। एक तरफ मोहब्बत भरा दिल था तो दूसरी तरफ नफरत की ऐसी आग थी जिसकी तपिश में वो जलाकर राख बनाने के लिए तैयार थी। एक अजीब कशमकश थी, मोहब्बत और नफरत का टकराव था। किसकी जीत होगी, दोनों लाइल्म थे लेकिन अपने अपने जुनून में सरगर्दा थे। दोनों एक कॉलोनी में आमने सामने रिहाइश पजीर थे। साजिद को पहली निगाह में ही इफ़्फ़त अच्छी लगी थी और रफ्ता रफ्ता वो उसकी मोहब्बत के हिसार में कैद हो गया था। वो उठते बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए उसके बारे में सोचने लगा। उसके बरक्स इफ़्फ़त एक नज़र भी साजिद को देखना पसंद नहीं करती थी। साजिद जब भी उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखता था वो गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लेती थी। बहुत दिन तक उनके बीच ये आंख मचोली चलती रही तो कई बार साजिद ने इफ़्फ़त से बात करना चाही लेकिन इफ़्फ़त ने उससे बात करना पसंद ही नहीं किया। एक दिन अचानक मार्केट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखा और जूं ही इफ़्फ़त दांत पीस कर वहाँ से जाने लगी तो साजिद बोल पड़ा। मुझे साजिद कहते हैं, 6 माह कबल हम आपके घर के सामने शिफ्ट हुए थे। कई बार मैंने कोशिश की थी कि आपसे बात हो सके लेकिन आपने बात करना पसंद ही नहीं किया। आज कुदरत ने हमें एक बार फिर मौका दिया है कि हम अचानक एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कुदरत ने हमें ठीक एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया है ताकि मुझे ये कहने का मौका मिल सके कि आइंदा मेरी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ख़बरदार जो मुझसे बात करने की भी कोशिश की, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगे। इफ़्फ़त ने आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखा। आपकी तरफ देखने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। आप सामने आती हैं तो मेरी निगाहें खुद ब खुद आपकी तरफ उठ जाती हैं और फिर जैसे मेरे लिए कुछ और देखना मुमकिन ही नहीं रहता। साजिद उसके रवैये से परेशान हो गया था। अपनी आंखों का इलाज कराओ ना। कुछ भी हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आज मैं ये कह कर ही रहूँगा कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी बात अपनी ज़ुबान पर लाने की भी कोशिश की, वरना ज़ुबान खींच कर कुत्तों के आगे डाल दूंगी। उसकी बात सुनते ही वो और भी गुस्से में आ गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, आज इस तरह यूं अचानक मुलाकात में भी मैं अपने इजहार पर इख्तियार नहीं रख सका और दिल की बात होंठों पर आ गई है। नफरत है मुझे तुमसे, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। इफ़्फ़त ये कहकर वहाँ से चली गई और साजिद उसी जगह खड़ा रहा। ये साजिद की मोहब्बत और चाहत का जुनून था कि वो बेइख्तियार अपने दिल की बात कहने में किसी तामुल का शिकार नहीं हुआ। वो वाकई इफ़्फ़त से बहुत प्यार करता था। जिंदगी का सफ़र उसके संग गुजारना चाहता था लेकिन इफ़्फ़त को न जाने क्यों उससे नफरत थी। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि साजिद और इफ़्फ़त की फिर मुलाकात हो गई। इस बार उनकी मुलाकात एक गैर मुल्की रेस्टोरेंट के उस हिस्से में हुई थी जहाँ टॉयलेट थे। साजिद वापस जाने के लिए बढ़ रहा था और इफ़्फ़त उस तरफ आ रही थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। इफ़्फ़त ने वैसी ही नफरत का इजहार करते हुए एक नज़र उसकी जानिब हकारत से देखा और जूं ही उसके पास से गुजरने लगी साजिद ने मुखातिब कर लिया। क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? क्यों, मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों? प्लीज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो उस दिन कहा था वो क्या कम नहीं था? तुम जैसे आवारा, घटिया और मौका शनास लड़के किसी भी लड़की से इजहार मोहब्बत करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम जैसा हर घटिया लड़का ऐसा ही कहता है, पर मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। शट अप, अब कोई बकवास ना करना आगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। इफ़्फ़त उसकी बात सुनती रही और फिर अपने नथनों से गुस्से के अंगारे बरसाती हुई टॉयलेट जाने की बजाय तेज़ी से वापस चली गई। वो उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो कई बार तसव्वुर में ही साजिद का गला घोंट चुकी थी। 2 दिन के बाद इफ़्फ़त की दोस्त की सालगिरह थी। वहाँ खूब हंगामा, हल्ला गुल्ला और हंसी मजाक रहा। रात के 11 बज गए जब सालगिरह की वो तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। सब बारी बारी अपने घर वापस जाने के लिए चल पड़े। इफ़्फ़त जब घर से बाहर निकली तो सर्दी की शिद्दत से उसने झुरझुरी सी ली। धुंध भी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि कुछ दिखाई ही ना दे। उसने सोचा कि वो कार आसानी से चला सकती है। मैं तो कहती हूँ तुम रात यहीं रुक जाओ, उसकी दोस्त ने पेशकश की। फिर क्या होगा, ऐसी भी धुंध नहीं है कि गाड़ी चलाना ही मुश्किल हो जाए। मैं चलती हूँ। सोच लो। हाँ, सोच लिया है। मेरा घर यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर के फासले पर नहीं है कि मुझे परेशानी हो। इफ़्फ़त ये कहती हुई कार में बैठ गई। अच्छा, अपना ख्याल रखना।
इफ़त ने कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर धुंध ऐसे थी जैसे धुआं उठ रहा हो। कार की तेज हेडलाइट से सामने तक साफ दिखाई देता था। उसके बावजूद इफ़त कार बड़ी एहतियात से चलाती हुई जा रही थी। सर्दी और धुंध की वजह से सड़कें वीरान दिखाई दे रही थीं। इफ़त अब उस सड़क पर थी जो रात के वक्त अमूमन जल्द ही वीरान हो जाती थी। उस वक्त तो वो सड़क दूर दूर तक सुनसान दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ सड़क पर अकेली ही जा रही है। कुछ खौफ भी महसूस होने लगा। उसने कार की रफ्तार तेज करने का इरादा किया और उस सड़क से जल्द निकल जाने का सोचा। अचानक इफ़त की निगाह सामने पड़ी। उसने कार की रफ्तार यकदम आहिस्ता कर दी। उसे लगा कि उसकी कार के आगे कुछ फासले पर साजिद पैदल जा रहा है। वही कद, वैसा ही लिबास और चाल में भी कोई फर्क नहीं था। उसने सर पर स्याह टोपी ली हुई थी। इफ़त ने एक दो बार साजिद को सर पर स्याह टोपी भी लिए देखा था। यकदम इफ़त की आंखों में तो सुर्खी उतर आई। उसकी सांस तेज हो गई और दिल की धड़कन में इंतकाम जाग उठा। एक जोश ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने होंठ भींच लिए और इफ़त ने सोच लिया कि वो रात के उस अंधेरे और सन्नाटे में साजिद को अपनी कार से कुचल कर फरार हो जाएगी। इस तरह साजिद के दिल में पलने वाली मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और वो उसका पीछा छोड़ देगा। फिर उसने गियर बदला, एक्सीलेटर पर अपने पैर का दबाव बढ़ाया और कार चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी। सामने जाते हुए को एक लम्हे के लिए भी अपने अकब में देखने का मौका नहीं मिला और उसकी तेज़ रफ्तार कार उससे टकराई। वो अपनी जगह से उछला और कोई 7-8 फुट के फासले पर एक धमाके से औंधे मुंह जा गिरा। इफ़त ने एकदम ब्रेक पर पाँव रखा और उसकी कार रुक गई। सड़क का सन्नाटा ऐसा था कि जैसे वो अपने पंजों से इफ़त को अपने हिसार में लेकर दहशत से ही मार देगा। उसने कार के अंदर से औंधे पड़े हुए साजिद की तरफ देखा। वो साकित था। उसने सोचा कि बाहर निकलकर एक बार तस्दीक कर ले कि क्या वो साजिद ही था। गहरे सन्नाटे में उसने कार का दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी आवाज़ पैदा हुई। कार से बाहर निकलकर उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया और उस शख्स की जानिब बढ़ गई। खौफ से उसका जिस्म लरज़ रहा था। फिर उसने सोचा कि चेहरा देखने की बजाय इसी तरह ही वापस लौट आए। वो 2 फुट के फासले पर रुक गई। तवील सड़क, गहरा सन्नाटा, अंधेरा, धुंध का उड़ता हुआ धुआं। सड़क पर पड़ा बेजान इंसानी जिस्म। उससे 2 फुट के फासले पर खड़ी इफ़त और उसके अकब में सड़क पर तिरछी खड़ी उसकी कार, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जो ही वो घूमी, ठीक उसी वक्त उसकी पुश्त पे पड़ा बेजान इंसानी जिस्म यकदम उठकर बैठ गया। इफ़त तेज तेज कदम उठाती हुई कार की जानिब जा रही थी। कार के पास पहुंचकर उसने एक लम्हे के लिए अपनी गर्दन घुमाई और अपने अकब में देखा। फिर उसके मुंह से चीख निकल गई। वो अभी तक उसी जगह सड़क पर बैठा हुआ था और फिर उस सन्नाटे में वो अपनी जगह से यूं उठा जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर उठाया हो। ये देखते ही इफ़त की आंखें तो जैसे उबल पड़ी। वो तेज़ी से अपनी सीट पर बैठ गई। एक धमाके से कार का दरवाज़ा बंद किया। कार की चाबी की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कार की चाबी स्विच में मौजूद नहीं थी। वो इधर उधर चाबी देखने लगी। उस सन्नाटे में वो लंगड़ाता हुआ आदमी उसकी जानिब बढ़ने लगा। अब वो कार से 5 फुट के फासले पर पहुंच गया। अचानक इफ़त ने देखा कि कार की चाबी तो उसके अपने बाएं हाथ में ही पकड़ी हुई है। खौफ और दहशत से उसे पता ही नहीं चला था। उसने फौरन चाबी स्विच में लगाई। इंजन जागा तो सन्नाटे में आवाज़ पैदा हुई और उस शख्स के कदम कार से 1 फुट के फासले पर रुक गए, बल्कि वो पीछे हटने लगा जैसे वो डर रहा हो। इफ़त ने कार गियर में डाली और एक झटके से आगे बढ़ा दी। इफ़त ने गाड़ी बढ़ाते हुए जब बैक मिरर से देखा तो उसे उस शख्स का चेहरा बहुत खौफनाक लगा, जैसे एक इंसानी चेहरे पर किसी ने ब्लेड से माथे से लेकर गर्दन तक, ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक जख्म लगा दिए हों। उसके दांत बड़े और मुंह से बाहर निकले हुए थे। जिसे वो साजिद समझ रही थी वो कोई और ही मखलूक थी। साजिद के धोखे में उसने उस मखलूक को अपनी तेज़ रफ्तार कार से टक्कर मार दी थी। वो तेज़ लहजे में बोला, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। मैं इंसानी रूप में था और मेरा ध्यान कहीं और था, वरना तो मुझे नुकसान ना पहुंचा सकती। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सन्नाटे में आऊँगा और तुम्हें अपने साथ अपने सहरा में ले जाऊँगा। याद रखना, तुम्हारे इर्द गिर्द सन्नाटा मेरी आमद का बाइस होगा। इफ़त ने कार अपने घर खड़ी करके ही दम लिया। वो बहुत घबराई हुई थी। कार से निकलकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके बेड पर बैठ गई। वो इस परेशानी में थी कि क्या उसने टक्कर साजिद को मारी थी, लेकिन साजिद इतनी दूर उस वीरान सड़क पर क्या कर रहा था। शायद साजिद से नफरत की वजह से उसे वो हर जगह दिखाई देने लगा था। वो तो सोच सोच कर पागल हो रही थी। नहीं, वो साजिद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से वो उठा था और जिस तरह से उसकी शक्ल भयानक हुई थी, वो साजिद नहीं हो सकता।
फिर उसने अपने कमरे की ट्यूबलाइट बंद करके मध्यम रोशनी कर ली और कंबल लेकर लेट गई। उसका दिलो दिमाग उसके बारे में ही सोच रहा था। उसके कमरे में मुकम्मल खामोशी हो गई, गहरा सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो कमरे की छत को घूर रही थी। कुछ वक्त और गुजर गया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सोचों के गर्दाब में इफ़त को नींद आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं। जूं ही वो कच्ची नींद की वादी में पहुंची, बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की के आगे पड़े पर्दे लहराए जैसे हवा चलने लगी हो। फिर वो पर्दे उड़ने लगे और फिर यकदम खिड़की के आगे लटकते हुए हवा में उड़ते पर्दे में से वही शख्स जिसे इफ़त ने अपनी कार से टक्कर मारी थी, अपने खौफनाक चेहरे के साथ नमूदार हो गया। वो अपनी सुर्ख आंखों से इफ़त की तरफ देख रहा था। कमरे में सकूत था, ऐसा सन्नाटा था कि इफ़त की सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो इफ़त की तरफ बढ़ा। चलते हुए उसके कदमों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो बेड के पास पहुंच गया। उसने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और दोनों हाथ उसकी तरफ ऐसे बढ़ाए जैसे वो अपने हाथों से इफ़त को उठाना चाहता हो। इफ़त और उस खौफनाक शख्स के हाथों में महज 1 फुट का फासला होगा कि यकदम इफ़त की आंखें खुल गईं। उसने एक खौफनाक चेहरा अपने इतना करीब देखा तो उसकी चीख निकल गई। सन्नाटा उसकी चीख से टूट गया और वो खौफनाक शख्स पीछे हटने लगा। इफ़त फिर चीखी और बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। वो और पीछे हट गया। इफ़त चीख रही थी तो वो खिड़की के पर्दों के साथ जा लगा। इफ़त ने चीखते हुए दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ और बाप खड़े थे जो उसकी चीखें सुनकर उसके कमरे की तरफ दौड़े हुए आ गए थे। क्या हुआ? वो बताओ तो, क्या कह रही हो? मेरे कमरे में कोई है। कौन है? इफ़त के माँ बाप ने कमरा रोशन किया और हर जगह देखा लेकिन कोई नहीं था। चुप करो इफ़त और बताओ कौन था कमरे में? एक खौफनाक शक्ल वाला कोई आदमी था। खौफनाक शक्ल वाला आदमी? इफ़त के बाप ने सारा कमरा देख लिया, कोई जगह भी उसने नहीं छोड़ी थी। खिड़की बंद थी, खिड़की के आगे मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। कमरे का अकलौता दरवाज़ा वही था जहाँ से वो अभी अंदर आए थे। किसी का कमरे में किसी और जगह से दाखिल होना मुमकिन ही नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। इस कमरे में है, वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। वो बहुत खौफनाक शक्ल वाला था। तुम शायद ख्वाब में डर गई हो। तुम्हारे कमरे में कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारे चीखते ही हम तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। अगर कोई होता तो वो इस दरवाजे से बाहर निकलता ना। आप मेरा यकीन करें, मैंने उसे खुद अपने पास देखा है। तुमने ख्वाब देखा होगा मेरी बच्ची, वो ख्वाब नहीं था। ऐसा हो जाता है, ख्वाब बाज़ औक़ात ख्वाब नहीं लगते। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आकर लेट जाओ। बेहतर है हम सब सुबह इस पर बात करेंगे। इस वक्त तुम डरी हुई हो, इसलिए तुम जाओ अपनी माँ के साथ कमरे में लेट जाओ। इफ़त अपनी माँ के कमरे में चली गई। डरी सहमी अपनी माँ के साथ लेट गई। उस खौफनाक शख्स का चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे में फिर रोशनी हो गई, फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे को वॉल क्लॉक की घूमती हुई सुई मादूम कर रही थी। सुबह इफ़त की आंख खुली तो वॉल क्लॉक पर दिन के 9:30 बज रहे थे। उसे फिर से रात वाला वाक़या याद आ गया। वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी माँ टीवी लॉन्ज में बैठी थी। इफ़त को देखते ही बोली, उठ गई तुम? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। अच्छा अम्मी। ये कहती हुई वो अपने कमरे में ऊपर चली गई। उसका रुख अब बालकोनी की तरफ था। वहाँ जाते ही उसने साजिद के घर की तरफ देखा। उसके घर का गेट बंद था और वैसी ही खामोशी थी जैसी कि रोज़ होती है। कॉलोनियों में ऐसे बड़े बड़े घर खामोश ही होते हैं। उन घरों में कोई रहता भी है कि नहीं उसका पता भी नहीं चलता। वो सिर्फ एक नज़र साजिद को देखकर ये यकीन करना चाहती थी कि उसने टक्कर उसे ही मारी थी या वो कोई और शख्स था। रात क्या हुआ था? आपको मेरी बात पर रात को भी यकीन नहीं आया था, इसलिए अब बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम दरअसल ख्वाब में डर गई थी। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो मेरे पास था, मेरे बेड के पास। अच्छा तुम आज रात फिर मेरे कमरे में सो जाना। अम्मी, ये जो हमारे सामने नए हमसाए आए हैं, आप कभी उनकी तरफ गई हैं? अब वो नए कहाँ हैं? 6 माह हो गए हैं उनको आए हुए। हाँ, एक बार मैं गई थी। कौन कौन है उस घर में? एक माँ है, उसकी 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा यहाँ रहता है। उनका बाप और 2 बेटे अमेरिका में होते हैं। तो अम्मी, आज मैं उनकी तरफ जाऊँगी। ये अचानक तुम्हें उनकी तरफ जाने का क्या सूझी? ऐसे ही फारिग हूँ इसलिए सोचा चली जाऊँ। हाँ तो चली जाओ, तुम्हारी उम्र की 2 लड़कियाँ हैं वहाँ पर। इफ़त जैसे ही तैयार होकर ज़रा खिड़की की तरफ गई और थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर देखा तो चौंक पड़ी, क्योंकि साजिद अपने घर से बाहर निकल रहा था और वो बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब है कि वो साजिद नहीं था। वो जो कोई भी था, इंसान नहीं था।
وہ اس کمرے میں آیا اور اس کی شکل بھی بہت ڈراؤنی تھی۔ اس نے ساجد کے دھوکے میں کس کو ٹکر مار دی تھی؟ عفت سوچتے ہی مضطرب ہو گئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یکدم اسے خوف محسوس ہوا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور ایک جھرجھری سی لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات سیاہ تھی، دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ سناٹا اس جگہ کی ہر چیز کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ کوئی صحرا تھا جہاں کسی زیرو کے ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صحرا کی ریت پر وہ پیر جمائے کھڑا تھا۔ وہ وہی تھا جسے عفت نے اپنی کار سے ٹکر ماری تھی۔ وہی خوفناک چہرہ، نوکیلے دانت، غراتی ہوئی آواز جو خاموش صحرا میں دور تک جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا جبکہ میں اپنے اصل روپ میں نہیں تھا۔ تم خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، اور تمہارے چہرے کی کشش مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہیں یہاں اس جگہ لے آؤں، اس صحرا کی تمہیں ملکہ بنا دوں۔ تم کو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تمہارے سناٹے میں میری آمد ہوگی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ سیاہ رات کے اندھیرے میں وہ ہیولے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ عفت خود ہی اپنے بیڈ روم میں لیٹی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آج بھی اس کے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ وہ سو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں بالکل ہلکی سی روشنی اور سناٹا تھا۔ عفت ڈر بھی رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار کمرے میں گھوم رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا خواب ہی تھا، اور ابو ٹھیک ہی کہتے تھے، میں خواب میں ڈر گئی تھی۔ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک اس سناٹے میں اس کے کان کے پاس ایک پھنکارتی ہوئی سرگوشی ہوئی۔ وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ میں ہی تھا وہ۔ میں پھر آ گیا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی عفت چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اس طرف دیکھا جس طرف سے وہ آواز آئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر ہی موجود تھا۔ عفت کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے عفت کی طرف بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ یکدم دروازہ کھلا۔ وہاں عفت کا باپ کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عفت کی نگاہ اپنی باپ کی طرف گئی۔ اسی اثنا میں وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ پھر آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ وہی خوفناک شکل والا۔ وہ وہاں میرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عفت کی ماں بھی آ گئی۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ تم اکیلی کمرے میں نہ لیٹو، لیکن تم مانی ہی نہیں۔ جانے کیوں اب تم ڈرنے لگی ہو؟ عفت کے ماں باپ نے تشویش سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ عفت کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ عفت کے باپ کے دوست ایک جاننے والا عامل تھا۔ صبح سویرے وہ اپنے دوست کی طرف گئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد وہ سیدھے عامل کے پاس گئے اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ عامل کا نام کرامت تھا۔ کرامت نے پہلے پورے گھر کا جائزہ لیا، دیواروں کو غور سے دیکھا، ان کو ہاتھ لگا کر چھوا اور پھر کچھ سننے کی کوشش کی۔ عفت کا باپ تو پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے عفت کو اپنے پاس بلایا اور سامنے بٹھانے کے بعد کچھ پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر عفت کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنی کار سے کسی کو ٹکر ماری تھی؟ کرامت کا سوال سن کر تو عفت یکدم چونک پڑی۔ اس کے باپ نے سنا تو وہ بھی حیرت سے عفت کی طرف دیکھنے لگا۔ عفت کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ خیر، وہ انسان نہیں تھا، ایک جن ہے، اور جن بھی ایسا جو شریر ہے۔ جن؟ اب وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایسا جن ہے جو سناٹے میں رہتا ہے، سناٹے میں آتا ہے، اور جیسے ہی تمہارے ارد گرد سناٹا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ شور میں وہ نہیں جا سکتا، شور میں اسے ڈر لگتا ہے۔ تم نے کسے ٹکر ماری تھی بیٹی؟ عفت کے باپ نے پوچھا۔ یہ سوال آپ اپنی بیٹی سے بعد میں کر لینا، پہلے یہ حل کرنا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ جیسے ہی اس کے گرد سناٹا ہوگا وہ آئے گا اور اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، وہیں جہاں تنہائی اور گہرا سناٹا اور سکوت ہوتا ہے۔ تو پھر کچھ کیجئے۔ عفت کا باپ پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ آپ دونوں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ عفت اور اس کا باپ باہر چلے گئے، جبکہ عفت کے ابو کے دوست اور وہ عامل کرامت وہاں بیٹھے رہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے مطلب؟ تم میرے پرانے دوست ہو، تم جانتے ہو کہ میرے موکل مجھے اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے آگے کچھ بھی کرنا میرے بس اور اختیار میں نہیں ہوتا۔ تم اسے میری فیس بتاؤ اور عمل کرنے کی بات کرو۔ ہمارا اس گھر سے خرچہ پانی بنے اور ہم چلتے بنے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنا ہی عمل کر سکتے ہو۔ اپنے ملنے ملانے والوں کو ایسی آفتوں میں تمہیں اسی لیے تو لے جاتا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی کام بن سکے۔ عفت کے باپ کے دوست نے معنی خیز لہجے میں بول کر مسکرایا۔ جاؤ اور بات کرو، اپنا حصہ رکھ کر بات کرنا، میری فیس تم جانتے ہی ہو۔ میں جانتا ہوں، اچھا جاتا ہوں، جاؤ پھر۔
باہر جاتے ہی وہ عفت کے باپ کو ایک طرف لے گیا اور کہا مسئلہ زیادہ ہی خراب ہے، وہ ایک خطرناک جن ہے، یہ ایک بڑے عامل ہیں، میں انہیں 20 سال سے جانتا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اس جن کو قابو میں کر لیں گے، لیکن کچھ خرچہ کرنا پڑے گا۔ خرچہ؟ ہاں، مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے، میں بہت کچھ جان گیا ہوں۔ تو کتنا خرچہ ہوگا؟ ان کا خرچہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میری وجہ سے 60,000 روپے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں۔ عفت کے باپ نے اس کی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو جن کی بات سن کر ہی خوفزدہ ہو گئیں۔ میں کہتی تھی نا کہ وہ میرے کمرے میں آتا ہے اور آپ اسے میرا وہم اور خواب کہہ دیتے تھے، مجھے اس سے بچائیں ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ہم تمہیں اس سے نجات دلائیں گے۔ عفت کے باپ نے 60,000 روپے الماری سے نکالے اور اپنے دوست کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دوست نے 10,000 روپے نکال کر باقی کی رقم عامل کو دے دی۔ اس نے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور اس سے بولا کہ انہیں بتا دو کہ وہ اپنی بیٹی کو سناٹے سے دور رکھیں، ہلکا شور اور آواز بھی اس کی حفاظت کرے گی، سناٹا ہوگا تو وہ آئے گا اور اسے لے جائے گا۔ 10 دن کا عمل ہے، 10 دن کے بعد ہم سے رابطہ کرنا۔ 10 دن بعد رابطہ کرنے کا صرف کہنے کی حد تک کہنا، میرے پاس لینا آنا میں صرف یہیں تک ہی کر سکتا تھا، باقی ان کو اب دائیں بائیں رکھنا۔ پھر عفت نے اپنے کمرے میں وال کلاک لگا لیا، اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی شور رکھتی تھی، وہ مکمل خاموشی اور سناٹے میں نہیں جاتی تھی۔ اس نے اپنے بازو میں کانچ کی چوڑیاں پہن لی تھیں جن کی چھن چھن آتی رہتی تھی، اور وہ رات کو اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے اور پھر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب عامل بابا کے عمل کا نتیجہ ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ عامل نے تو پیسے صرف جیب میں ڈالے اور نکل گیا۔ عفت کے دل میں ساجد کا خیال پیدا ہونے لگا، وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی جس سے وہ خام خواہ نفرت کرتی تھی، مگر اب اس کے دل میں خود بخود محبت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی کے آگے کھڑی تھی اور ساجد اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ عفت نے اپنا بازو اٹھایا اور زور سے ایک جھٹکا دیا، چوڑیاں کھنکنے کی آواز گونجی اور ساجد نے یکدم اس کی طرف دیکھا۔ عفت اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ساجد کو تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شام کا وقت تھا، ساجد یوں ہی چہل قدمی کے لیے گھر سے نکل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عفت نے اسے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ ساجد کا رخ مارکیٹ کی طرف تھا جو کالونی کی ایک طرف بنی ہوئی تھی۔ وہ دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ پر چل رہا تھا کہ اچانک عفت نے ہولے سے اس کے عقب سے مخاطب کیا، ایکسکیوز می، آپ؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے پیچھے گھر سے نکل آئی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ یہ آپ مجھے آپ نہ کہا کریں تو پھر کیا کہوں؟ عفت کہا کریں، پھر کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ یہ کہتے ہوئے دونوں ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ کافی پیتے ہوئے عفت ساجد سے کہنے لگی، میں آپ کے بارے میں اب سوچنے لگی ہوں، مجھے آپ اچھے لگنے لگے ہیں۔ ساجد تو یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ میں آپ سے ایک بار پھر سوری کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ برے رویے کے لیے بہت ہی زیادہ پشیمان ہوں، مگر اب آپ مجھے سوری نہیں کہو گی؟ یا آپ نے پھر آپ کہا؟ اچھا، تم مجھے سوری نہیں کہو گی۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کرو، کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ جب مجھے آپ پر بہت غصہ تھا، میری نفرت آسمان کو چھو رہی تھی، میں رات کے وقت اپنی دوست کے گھر سے آ رہی تھی کہ ایک ویران سڑک پر مجھے لگا جیسے آپ جا رہے ہیں۔ مجھے اور بھی غصہ آ گیا، میں نے کار سے آپ کے خیال میں اسے ٹکر مار دی۔ ٹکر مار دی؟ پھر میری زندگی میں خوف بھر گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ایک جن تھا۔ جن؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے اس بات پر بہت غصہ ہے کہ میں نے اسے ٹکر کیوں ماری، اور وہ مجھے اٹھانے کے لیے بھی کئی بار میرے پاس آیا۔ کیا اس مذاق کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی، میرے امی ابو سے پوچھ لیں، ابو کے ایک دوست عامل صاحب کو بھی لے کر آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جن مجھے لے جانا چاہتا ہے، وہ سناٹے میں آتا ہے، جب بھی میرے ارد گرد سناٹا ہوگا وہ آئے گا اور مجھے لے جائے گا۔ یہ دیکھو، میں نے ہاتھ میں چوڑیاں اسی لیے پہنی ہوئی ہیں تاکہ ان کی کھن کھن سے سناٹا نہ ہو۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ کیا آپ واقعی ان باتوں کو نہیں مانتے؟ ہاں، میں بالکل نہیں مانتا۔ اگر آپ ان باتوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ تو کیا؟ تو پھر آپ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لیں تاکہ مجھے کوئی ڈر اور خوف نہ ہو۔ میں تو تمہیں اپنانے کے لیے کب سے بے چین ہوں۔ ساجد نے اپنے گھر والوں سے عفت کی بات کی اور وہ عفت کے گھر چلے گئے۔ عفت بھی ساجد کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کر چکی تھی۔ اس طرح دونوں گھرانوں میں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ 4 دن گزر جانے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عفت اور اس کے گھر والے یہ خیال کر رہے تھے کہ عامل بابا کا عمل کام کر گیا ہے۔ ان کے ذہنوں میں چھایا ہوا خوف ختم ہونے لگا۔ عفت کے اندر سے بھی ڈر نکل گیا۔ اس نے کانچ کی چوڑیاں اتار دیں اور زندگی کو پھر اسی معمول پر لے آئی۔
साजिद और इफ़त की मंगनी होने वाली थी। दोनों घराने उस तैयारी में लगे हुए थे। इफ़त ने साजिद के साथ कुछ ख़रीदारी के लिए जाना था। शाम हो गई थी। इफ़त तैयार हो गई। अभी उसके मोबाइल फ़ोन पर साजिद ने कॉल की थी कि वो अभी गाड़ी निकाल कर हॉर्न देता है तो वो बाहर आ जाए। इफ़त तैयार होकर टहल रही थी। टहलते टहलते जो ही वो बालकोनी में आई, नीचे साजिद कार के साथ लगकर खड़ा मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रहा था। इफ़त तो उसे देखकर चौंक गई। तुमने हॉर्न देना था ना? मैंने सोचा ऐसे ही इंतज़ार कर लेता हूँ, जल्दी से आओ। इफ़त भागती हुई नीचे गई, अपनी माँ को बताया और बाहर निकलकर साजिद के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। साजिद ने कार आगे बढ़ा दी। उसने कार के शीशे चढ़ाए हुए थे। कार उनकी कॉलोनी से जल्द ही बाहर निकल गई। तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? हाँ है। फिर इसे बंद कर दो। पर क्यों? ताकि कोई कॉल ना आए और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। पर साजिद, तुम्हारे अलावा मुझे कॉल करेगा कौन? फिर भी तुम बंद कर दो। अच्छा भाई, लगा देती हूँ साइलेंट पर। कार बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। शोर मचाती सड़कों से गुजरते हुए साजिद ने कई बार दांत पीसे थे। हालांकि उसने कार के शीशे चढ़ाए हुए थे, लेकिन फिर भी जूं ही किसी कार वगैरह की तेज़ हॉर्न की आवाज़ अंदर आती तो वो दांत पर दांत जमा लेता था। तुम ऐसे ही कार चलाते हो? ऐसे ही चलाने का क्या मतलब? बहुत तेज़ ड्राइविंग करते हो तुम। तेज़ी में तो ही मज़ा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं फिर? अचानक इफ़त ने देखा कि वो शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर जा रहे हैं। पहले ज़रा लॉन्ग ड्राइव करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। साजिद मुस्कुराया। उस सड़क पर कोई रश नहीं था। साजिद ने कार एक ज़ीली सड़क पर उतार दी, जिसके दाएं बाएं फसलें थीं और दूर तक खामोशी थी। आधे चांद की रोशनी फैली हुई थी। ये कहाँ वीराने में ले आए हो तुम? अभी देखना क्या होता है, एक सरप्राइज़ है। उसने कार सड़क के ऐन दरमियान में रोक दी। ये सड़क एक गांव की तरफ जाती थी। शाम होते ही यहाँ लूटने का खतरा होता था। ऐसी वारदातें आए रोज होती थीं, इसलिए शायद ही कोई उस जगह से शाम होते गुजरता था। क्या दिखाना चाहते हो तुम? इफ़त ने हैरत से साजिद को पूछा। साजिद ने मुस्कुराकर इफ़त की तरफ देखा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो कुछ आगे चला गया और सड़क पर अपने दोनों बाजू फैला दिए। इफ़त हैरत से उसकी तरफ देख रही थी कि वो क्या दिखाना चाहता है। उसका यहाँ लाने का मकसद क्या है? इफ़त की यकदम मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि साजिद यकदम एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। वो इफ़त की तरफ घूमा। वो वही था जिसे इफ़त ने टक्कर मारी थी, जो उसके सन्नाटे में उसे उठाने के लिए आता था। वही खौफनाक जिन। इफ़त का खौफ से बुरा हाल था। उसका जिस्म लरजने लगा और आंखें फट गईं। वो खौफनाक सूरत के साथ मुस्कुराया और बोला, बाहर आ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो कैसा सन्नाटा है, कैसी खामोशी है, और इस सन्नाटे में तुमको मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। ये मेरी पसंदीदा जगह है। वो कार की तरफ बढ़ा और उसने कार का दरवाज़ा खोला। इफ़त को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। इफ़त डर से चीखने लगी। जितना चीखना चाहती हो चीख लो, ये चीखें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। तुम्हारी चीखें अब तुम्हारा सन्नाटा दूर नहीं कर सकती। उसके साथ ही उसने कार अपने दोनों बाजुओं से उठाई और उसे ऊपर उछाल दिया। इफ़त ने देखा कि कार जैसे हवा में ही तहलील हो गई। दूर तक सन्नाटा था। इफ़त के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फ़ोन की रोशनी जल रही थी। साजिद उसे कॉल कर रहा था, लेकिन इफ़त का ध्यान उस खौफनाक जिन की तरफ था। उसे पता ही नहीं चला कि उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आ रही है। देखो कितना अच्छा मौसम है और कैसी खामोशी है, और सबसे बढ़कर ये कि वो सन्नाटा है जो मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें अपने सहरा में ले जाऊंगा। तुम वहाँ मेरे साथ रहोगी। तुमने मुझे टक्कर मारी थी ना, मैं इसकी सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें मलका की तरह अपनी दुनिया में रखूंगा। यकदम इफ़त की निगाह अपने मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। साजिद का नाम स्क्रीन पर आ रहा था। इफ़त ने फ़ौरन फ़ोन ऑन करके कान से लगाया और तेज़ लहजे में बोली, मुझे वो जिन अपने साथ ले गया है। मैं इस वक्त नूरपुर गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर हूँ, मुझे बचाओ। उसने जैसे ही सुना वो मुस्कुराया। वो क्या कर लेगा? हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी ताकत के आगे किसी इंसान की ताकत कोई हैसियत नहीं रखती। तुमने उसे पैगाम देकर उसे मौत की तरफ बुला लिया है। इफ़त ने उस वक्त होश से काम लेते हुए अपने मोबाइल को साइलेंट से तब्दील किया और उस पर रिंगटोन लगा दी। उस सन्नाटे में एक शोर सा बर्पा हो गया। उसके साथ ही जिन के कदम उसी जगह रुक गए। बंद करो इसे, बंद करो, वो दांत पीस कर बोला। ये अब बचता रहेगा, इफ़त ने कहा। बंद करो ये शोर और सन्नाटा रहने दो। वो धाड़ा और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इफ़त ने रिंगटोन की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा।
वो जिन अपने कानों पर हाथ रखे सड़क पर ही बैठ गया। वो शदीद तकलीफ और अजियत में था। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद की हुई थीं। उसकी शक्ल और भी खौफनाक हो गई। वो कह रहा था, आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तुम मेरी मलका बनोगी और मेरी दुनिया में रहोगी। बंद कर दो ये आवाज़, ये शोर बंद कर दो, सन्नाटा रहने दो। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। इफ़त के मोबाइल की बैटरी पहले ही ख़त्म होने वाली थी और मुसलसल रिंगटोन लगाने से उसकी बैटरी किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती थी। वो पुरुम्मीद थी कि साजिद उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। सुना नहीं तुमने, इस शोर को बंद कर दो, वो धाड़ा। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, इफ़त ने कहा। अब ये मुमकिन नहीं है, वो फिर चीखा। मैं इस शोर को जारी रखूंगी और सन्नाटा नहीं होने दूंगी। मैं भी आज तुझे लेकर ही जाऊंगा, वो अजियतनाक आवाज़ में बोला। उसके कानों से खून निकलने लगा था जो लकीर की शक्ल में उसकी गर्दन की तरफ जा रहा था। तुम अल्लाह के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इफ़त ने उससे इस्तदा की। नहीं छोड़ूंगा, वो जिन जिद से बोला। फिर मैं भी ये शोर बंद नहीं करूँगी, इफ़त कहती हुई उस रास्ते की तरफ दौड़ पड़ी जिस तरफ से वो अभी आए थे। उसके मोबाइल फ़ोन से रिंगटोन की आवाज़ उस जगह के सन्नाटे को मादूम कर रही थी। वो जिन भी अपनी जगह से उठा और तकलीफ़ के बावजूद वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। इफ़त क्योंकि भाग रही थी और उससे काफ़ी फासले पर चली गई थी, इसलिए उस जिन तक रिंगटोन की आवाज़ कम आने लगी थी। अब उस जिन की हालत बेहतर होने लगी थी और वो गज़बनाक चेहरे के साथ उसकी तरफ कदम उठाने लगा। गुस्सा और कहर उसके चेहरे से आया था। कहाँ हो साजिद तुम? इफ़त ने ये कहते हुए रिंगटोन बंद की और साजिद का नंबर मिलाने लगी। वो भागकर उससे काफ़ी फासले पर चली गई थी। जैसे ही साजिद के मोबाइल फ़ोन पर 2 बेल गईं, उसके साथ ही इफ़त के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन की स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? इफ़त ने परेशान होकर मोबाइल फ़ोन फिर ऑन करने की कोशिश की। इसी दौरान में वो जिन अपनी खौफनाक सूरत के साथ बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वीरान सड़क थी और दूर तक खामोशी, गहरा सकूत और सन्नाटे का राज हो गया था। आधा चांद आसमान की बुलंदी से झांक रहा था। इफ़त की मदद के लिए उस जगह कोई भी नहीं था। उसने उस सड़क की जानिब देखा जहां से वो उस सड़क पर उतरे थे। साजिद के आने की जैसे उम्मीद टूट गई थी। उसने सोचा कि साजिद का प्यार भी बस यहाँ तक था। अब वो जिन उसे अपने साथ ले जाएगा। उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया, अपने आप को हालात की लहरों के हवाले करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि अब उसके बचाव की कोई सूरत नहीं थी। जिस तरह मछली पानी में ज़िंदा रहती है, इसी तरह मेरी सांस भी सन्नाटे में चलती है। अब यहाँ कोई शोर नहीं है, दूर तक सन्नाटा है। उस जिन की आवाज़ में ऐसी फुनकार थी जैसे कई सांप एक जगह पर मौजूद हों। अल्लाह के लिए मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें टक्कर मारी थी। इफ़त ने उस जिन के सामने हाथ जोड़ दिए। वो तो मैं माफ़ कर चुका हूँ, तो फिर मुझे जाने दो। पर तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे सहरा में जाओगी, जहाँ ऐसा सन्नाटा है कि मुझे सुकून आ जाता है। चलो मेरे साथ। जिन ने इफ़त का हाथ पकड़ लिया। इफ़त खौफ से कांप रही थी। वो कोई मुज़ाहमत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। साजिद को उसने बता दिया था वो इस जगह नहीं आया था। उसे ऐसे लगा कि साजिद की मोहब्बत रेत के उन ज़रों की तरह थी जो हवा के झोंके के साथ बिखर जाते हैं। इफ़त के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो उसके साथ चल पड़े, और वो उसके साथ चल पड़ी। जिन मुस्कुराया। दोनों चलने लगे। इफ़त का हाथ उसके खारदार हाथ में था। इफ़त को लग रहा था जैसे उसका हाथ कांटों में फंस गया हो। यकदम एक तेज़ रफ्तार कार उस सड़क पर उतरी और उसके चीखते हुए टायर ने सारा सन्नाटा ख़त्म कर दिया। उसके साथ ही उस कार का मुसलसल हॉर्न बज रहा था। उस जगह की फ़िज़ा शोर से भर गई। इफ़त ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वो साजिद की कार थी। शोर ऐसा था कि जिन ने अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। साजिद ने कार पास ही खड़ी कर दी, लेकिन हॉर्न से अपना हाथ नहीं हटाया, जिससे एक शोर बरपा था। इफ़त का हाथ छूट चुका था। इफ़त कार की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलकर साजिद के साथ बैठ गई। साजिद कार से बाहर निकला। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें पानी था। साजिद ने उस बोतल का ढक्कन खोलकर सारा पानी जिन पर डाल दिया, जो उस वक्त मछली की तरह तड़प रहा था। पानी पड़ते साथ ही जिन के मुंह से ऐसी फलक शगाफ चीखें निकली जैसे कोई दरिंदा ज़िबा हो रहा हो। उसके साथ ही उसके जिस्म से धुआं उठने लगा और कुछ देर के बाद वहाँ राख का ढेर बन गया। फिर यकदम एक हवा चली और वो राख का ढेर बिखर गया। साजिद वापस कार में बैठ गया। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ से जल्दी निकलो। इफ़त मुस्तरिब और अभी तक खौफजदा थी।
اب کچھ نہیں ہوگا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تمہارا فون آتے ہی میں نے فوراً اپنے تایا جی کو فون کیا اور انہیں ساری بات سے آگاہ کیا۔ وہ حافظ صاحب ہیں، ان کے پاس بہت سا علم ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ جب تک میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کلام پاک پڑھا ہوا یہ پانی مجھے دیا اور مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی کے زور سے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ کس فطرت کا جن ہے۔ اس کے ساتھ وہ پڑھائی بھی کرتے رہے۔ میں فوراً یہاں آ گیا اور اگلی بات تمہارے سامنے ہے۔ ساجد نے تفصیل بتائی۔ تمہارا شکریہ ساجد۔ عفت نے اس کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ میں نے تو اپنی مدد کی ہے اور تم اس کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ہم شاپنگ کر کے گھر چلے جائیں گے، اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ ساجد نے پیار سے کہا۔ اب تمہیں اس جن سے نجات مل گئی ہے نا، لیکن دوسرا جن تمہیں چمٹ جائے گا۔ ساجد یکدم بولا۔ وہ کون ہے؟ وہ جن میں ہوں، ساجد نے کہا اور عفت ہنس پڑی۔ کچھ دیر کے بعد ان کی کار واپس جا رہی تھی۔ ایک بار پھر وہاں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔